मूवी की शुरुआत ओस्का के एक युवा याकूजा के गिरोह का मालिक को दिखाते हुए होती है, जो अपनी पीठ पर एक पारंपरिक टैटू बनवा रहा है। लेकिन ऐसा करवाते समय उसे बहुत दर्द होता है, इसलिए उसे उस बूढ़े व्यक्ति पर गुस्सा आता है। लेकिन बूढ़ा आदमी सोचता है कि शायद वह टैटू के लिए उपयुक्त नहीं है। गिरोह का सदस्य क्रोधित हो जाता है और बूढ़े आदमी पर अपनी बंदूक तान देता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। इसी बीच गैंगस्टर का एक आदमी एक लेटर लेकर यहाँ आता है। जब वे उसे खोलते हैं तो अंदर से काली रेत निकलती है। यह देखकर बूढ़ा आदमी अचानक डर जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि पहले भी एक आदमी को इसी तरह का एक लिफाफा मिला था और उसके बाद उसकी केवल मौत आई। गिरोह के सदस्य सोचते हैं कि वह पागल है, लेकिन अचानक एक आदमी का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है। ये देख सभी लोग डर जाते हैं और अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। वे कमरे के चारों ओर कुछ हलचल को सुनते हैं और आग लगाते हैं, लेकिन उनमें से प्रत्येक को उड़ने वाले ब्लेड और शूरिकेन द्वारा मार दिया जाता है और मालिक आखिरी में वहां से चले जाते हैं। वह अपने जीवन की भीख मांगता है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति उससे कहता है इससे पहले कि उसके हाथ और सिर उड़ जाएं। बूढ़ा आदमी फिर एक निंजा को भूत की तरह छाया से निकलते देखता है, इससे पहले कि उसे भी काट दिया जाए। आगे हम बर्लिन में स्थित यूरोप के मुख्यालय को देखते हैं। यहाँ एजेंट मीका की मुलाकात उसके बॉस रयान से होती है। अफवाह वाले निंजा कुलों पर शोध के संबंध में उनका मानना है कि ये समूह मौजूद नहीं है, लेकिन मीका ने उन्हें सबूत दिखाया और उन्हें ओझुनु कबीले से जोड़ा, जिन्होंने अपनी हत्याओं के लिए हमेशा 100 पाउंड सोना या उसके बराबर सोना इस्तेमाल किया है, जैसा कि उन्होंने पिछले 1000 वर्षों से किया है। तभी हमें रायजो नाम का एक युवक दिखाई देता है। रायजो को उसके असली इरादों के बारे में पता है। उसने उससे पूछा कि वह किस कबीले से है। यह सुनकर वह अचानक उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है। लॉन्ड्रोमैट का मालिक हंगामा सुनता है और जब वह आता है तो उसे एक वॉशर से खून बहता हुआ दिखाई देता है। दूसरी ओर मीका और रयान दोपहर के भोजन के लिए जाते हैं, जहां वह उसे केजीबी एजेंट द्वारा लिखे गए दस्तावेज को देखते हैं, जहां निंजा कुलों और उनकी हत्याओं के बारे में लिखा था। दूसरी ओर रायजो घर लौटता है, जहां सफाई करने वाली महिला उसे बताती है कि हीटिंग की समस्या के कारण उसे उसके अपार्टमेंट में जाना पड़ा। वह सुनिश्चित करता है कि उसके सभी हथियार अभी भी बरकरार हैं। वह अपने क्रूर बचपन को याद करता है। ओझुनु निंजा कबीले के सदस्य के रूप में अन्य बच्चों के बीच एक अनाथ के रूप में बड़ा हुआ। कम उम्र से ही हत्या की कला में प्रशिक्षित ओझुनु ने उसे एक हत्या मशीन बनने के लिए अपनी भावनाओं को नष्ट करना सिखाया। रायजो ओझुनु का स्टार शिष्य बन गया, जिसने उसके प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया, और जब रायजो विफल हो गया तो उसे दंडित किया गया, जैसे कि जब वह बोर्ड के फर्श पर बिना आवाज के चलने में विफल रहा, क्योंकि किरीटो नाम का एक युवा कुनुइची था। उनके घावों पर ध्यान देने के लिए समय निकाला और उन पर दया दिखाई। अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए मीका के जीबी एजेंट की पत्नी से बात करने जाता है, जिसने दस्तावेज लिखा कि जब उनके पति ने रिपोर्ट प्रकाशित की तो चीजें बदल गईं। उसने अपनी संपत्ति के चारों ओर बहुत सारे कैमरे और लाइटें लगा दी। उसे याद है कि एक दिन एक युवक उसके पति से मिलने आया और उसके जाने के बाद पहली बार उसने अपने पति की आंखों में डर देखा। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, वह अपने पति के काम में रुचि लेने के लिए मीका को धन्यवाद देती है और उसे एक वीडियो टेप सहित अपने पति की फाइलों का एक कंटेनर देती है। टेप पर मीका पुरुषों को लड़ते हुए देखता है, फिर रायजो का चेहरा देखता है, सोचता है कि वह कौन है। इसी बीच रायजो अपने कौशल को निखारता है और आगामी लड़ाई के लिए उन्हें परिपूर्ण करने के लिए अपने सभी क्रूर प्रशिक्षणों को याद करता है। वह साथी निंजा ताकेशी के साथ एक क्रूर युद्ध सत्र को याद करता है। जब उसे नीचे गिरा दिया गया और वह दर्द से चिल्ला रहा था, तो ओझुनु ने उसे बताया कि यह दर्द नहीं था। फिर एक तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे रायजो वास्तविक दर्द में इधर उधर छटपटाने लगा और लड़के को रात में जीवित रहने की अनुमति दी। रायजो को दर्द होता है, लेकिन वह खुद को शांत कर लेता है। अगली सुबह ओझुनु ने उसे ध्यान करते हुए पाया। उसे अपने स्टार शिष्य पर गर्व था। मीका अपने शोध में गहराई से लगा हुआ है। तभी एक आंतरिक मामलों का एजेंट उससे मिलने आता है। वह रयान की मानसिक सोच पर सवाल उठाना शुरू कर देता है। रयान भी वहां आता है और उसे एहसास होता है कि उसे कुलों से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही है और वह संभल कर चलने का फैसला करता है। कबीले के दस्तावेजों को देखने और उनके अतीत के बारे में जानने से पहले मीका अपने घर की सभी लाइटें चालू करने के बाद घर लौटता है। दूसरी तरफ रायजो को लड़की किरीटो की याद आती है, जो दूसरे निंजा से बहुत अलग, दयालु और देखभाल करने वाला था, और कैसे वह उसके प्यार में पड़ने लगा। एक दिन प्रशिक्षण के दौरान किरीटो को अपने पराजित प्रतिद्वंद्वी को काटने का आदेश दिया गया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसके लिए
ओजुनु ने सजा के रूप में उसके चेहरे पर चाकू से वार किया। उस रात राइजो किरीटो से मिलने के लिए चुपचाप बाहर निकला, जिसे ठंड में एक पिंजरे में रखा गया है और वह उसे पुआल के माध्यम से पानी पिलाती है। कुछ रातों के बाद किरीटो परिसर से भागने की कोशिश करता है। राइजो उसे चेतावनी देता है कि ओजुनु उसे ढूंढ लेगा और उसे मार डालेगा, लेकिन वह उसे चूमती है और उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। लेकिन राइजो ने मना कर दिया, इसीलिए वह बचने के लिए अकेले ही ऊंची दीवारों पर चढ़ गई। वर्तमान में राइजो को मिका की तस्वीर के साथ एक मिशन मिलता है। मीका घर जा रही है। जब रयान उससे गुप्त रूप से मिलता है तो वह चेतावनी देता है कि चीजें गंभीर हो रही हैं और मीका को एक बंदूक देता है और उसे सुरक्षित रहने के लिए कहता है। जब वह घर लौटती है तो देखती है कि उसके पूरे ब्लॉक में बिजली नहीं है, केवल टॉर्च के साथ वह घबरा कर अंदर जाती है और देखती है कि एक सील बंद लिफाफा उसका इंतजार कर रहा है। अचानक उस पर हमला होता है, लेकिन एक अन्य नकाबपोश आदमी मीका का बचाव करते हुए कमरे के चारों ओर निंजा से लड़ना शुरू कर देता है। कुसरीगामा का उपयोग करने वाला निंजा गायब होने से पहले अपने प्रतिद्वंद्वी को मारकर जीत जाता है। मीका को शैडोज की आवाज सुनाई देती है जो उसे बता रही है कि उसके लिए और निंजा आएंगे, लेकिन वह उसकी मदद कर सकता है। इसके बाद राइजो अपना चेहरा दिखाते हुए छाया से बाहर निकल जाता है। मीका उसे बताती है कि उसने एक सुरक्षा कैमरे पर उसका चेहरा एक निंजा से लड़ते हुए देखा था, जिससे पता चलता है कि वह उसकी दुनिया के बारे में कुछ जानती है। फिर राइजो को पता चलता है कि अन्य निंजा यहाँ आ रहे हैं, इसलिए वह मीका को ले जाता है। राइजो को वह रात याद है जब किरीटो को पकड़ लिया गया था और वापस परिसर में लाया गया था। अगले दिन जब उसे मौत की सजा का सामना करने के लिए एक खंभे से बांध दिया गया, ओजुनु ने ताकेशी को हत्या को पूरा करने का आदेश दिया, जिससे उसकी आंखों के सामने किरीटो का जीवन समाप्त हो गया। मीका और राइजो सड़क पर यह पता लगाने की कोशिश करती है कि राइजो कौन है। उसका कबीला उसके पीछे है, लेकिन वह नहीं जानती कि ऐसा क्यों है। फिर राइजो को अपनी पहली हत्या याद आती है। उस रात चीजें गलत हो गई थीं। उसे एक आदमी को मारने और सबूत के तौर पर उसकी घड़ी लौटाने का मिशन दिया गया था। राइजो ने बाथरूम में उस आदमी का सामना किया और चाकू से उसकी गर्दन काट दी, लेकिन वह आदमी मुश्किल प्रतिक्रिया करता है। फिर राइजो को अपने जीवन के लिए लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अंततः बड़े आदमी को नीचे गिरा देता है। इसके बाद वह एक इमारत की छत पर अपने कबीले से मिला और सबूत के तौर पर ओजुनु को घड़ी दिखाई। तब स्वामी ने उसे अपनी वफादारी साबित करने के लिए एक आखिरी परीक्षा दी, एक और कुनुइची को मारने के लिए जिसने कबीले से भागने की कोशिश की थी। राइजो किरीटो को याद करते हुए इसके बजाय वह ओजुनु को उसके चेहरे पर काटने के लिए अपने कुसरगामा का उपयोग करता है। फिर दूसरा निंजा राइजो को मारने के लिए कूद पड़ा, अपने ब्लेडों से उस पर कब्जा कर लिया और अंत में उसे उसकी स्पष्ट मौत के लिए शूरिकेन्स का उपयोग किया। वर्तमान में राइजो मीका को एक सुरक्षित घर में लाता है, उसे बिना साबुन के स्नान करने के लिए कहता है और उसकी गंध को छिपाने में मदद करने के लिए सिगरेट जलाता है। मीका फिर रयान को फोन करता है और उसे समझाता है कि राइजो ओजुनु को नौकरी से निकालना चाहता है, लेकिन उसे एजेंट की मदद की जरूरत है और वह मिलने की व्यवस्था करता है। वे एक गुप्त स्थान पर रयान से मिलते हैं, लेकिन राइजो को तुरंत एहसास होता है कि यह एक जाल है, इससे पहले कि एजेंट उसे तब तक परेशान करते रहें जब तक वह गिर न जाए। वे उसे जंजीरों से बांधकर और उस पर रोशनी डालकर एक सुरक्षित घर में ले आते हैं। मीका रयान से उसके विश्वासघात के बारे में बात करता है और उसे बताता है कि उसने गलती की है। वह मीका को एक ट्रैकर देता है और कहता है कि अगर वह मुसीबत में हो तो इसे सक्रिय कर दे। मीका राइजो से मिलने जाता है, जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगता है और उसे पीने के लिए पानी देता है और अपने दिल से बता सकता है क्योंकि यह विशेष है। मीका सोचता है कि उनके पास भागने का मौका है, लेकिन राइजो उसे बताता है कि बहुत देर हो चुकी है क्योंकि पूरा कबीला पहले से ही यहाँ पर है। मीका रयान को चेतावनी देने के लिए बाहर भागता है, लेकिन अचानक लाइट बंद हो जाती है। सशस्त्र गार्ड जेल की कोठरी की ओर आर्च करते हैं और जैसे ही वे अपने ब्लेड तैयार करते हैं, निंजा मुश्किल से ही उन्हें देख पाते हैं। निंजा अद्भुत गति से गार्डों को काटते हुए कार्रवाई में कूद पड़ते हैं। मीका उसे बचाने के लिए राइजो की कोठरी में जाता है, लेकिन निंजा एक शूरिकेन हमले में गार्ड को बाहर निकाल देता है। मीका चाबी पकड़ लेता है और राइजो की ओर दौड़ता है। हमलावर निंजा को मारने के लिए बमुश्किल से अपने ताले खोल को पाता है। वे अपने चारों ओर मृत गार्डों को देखने के लिए कमरे से बाहर निकलते हैं। वे बाहर निकल जाते हैं, लेकिन राइजो मीका को आगे बढ़ने के लिए कहता है। जैसे ही निंजा उनके चारों ओर अंधेरे वाले स्थानों से निकलना शुरू करते हैं, राइजो अपने हमलावरों को चकमा देते हुए और टुकड़े टुकड़े करते हुए कार्रवाई में कूद पड़ता है। ताकेशी उसे निर्वस्त्र करने में सफल हो जाता है, लेकिन राइजो एक तलवार पकड़ लेता है और जानवर मोड में चला जाता है और अपने पुराने दोस्तों को मार डालता है।
राइजो को पूरी तरह से काट दिया गया है, लेकिन निंजा अंतहीन है और इससे पहले कि वह भागने के लिए मजबूर हो जाए उसे काटना शुरू कर देता है। मिका राइजो का इंतजार करते हुए कार में वापस आता है, तभी उस पर हमला होता है। वह अन्य निंजाओं से बमुश्किल बचते हुए गाड़ी चलाने में सफल हो जाती है। इसी बीच राइजो उस कबीले से दूर जाने के लिए किताब में हर पार्कौर कौशल का उपयोग कर रहा है और लगातार हमलावरों के साथ व्यस्त सड़कों पर दौड़कर बाहर निकलने में सफल हो जाता है। वे राइजो को घेर लेते हैं, उसे तब तक लड़ने के लिए मजबूर करते हैं जब तक कि ताकेशी उसका सामना नहीं कर लेता। पहले से ही घायल ताकेशी ने राइजो को तब तक चाकू मारा जब तक वह गिर नहीं गया। इससे पहले कि वह उसे खत्म कर पाता, मिका ने ताकेशी को अपनी कार से कुचल दिया। इस प्रक्रिया में राइजो को बचा लिया। वह उसे अस्पताल ले जाना चाहती है, लेकिन राइजो उसके रक्तस्राव को रोकने के लिए अपनी तकनीक का उपयोग करता है। मीका उसे एक होटल में ले जाता है जहां राइजो अपने घाव से बेहोश है। जब उसे होश आया, फिर वह ट्रैकिंग डिवाइस को सक्रिय करने से पहले उससे माफी मांगती है। रयान को सूचना मिल जाती है। उस रात निंजा राइजो के कमरे में आए और उसके बिस्तर को घेर लिया। रयान और उसकी टीम थोड़ी देर बाद मोटल के कमरे में पहुंचती है, लेकिन पता चलता है कि कबीले ने राइजो को ले लिया है। वह विमान में उठता है और अपने घावों को ठीक करने के लिए हाथ के संकेतों और सांस का उपयोग करता है। उसे ओझुनु के सामने घसीटा जाता है, जो अब राइजो के हमले से अंधा हो गया है। वह राइजो से कहता है कि एक समय उसे उस पर बहुत गर्व था और उसने उसे अपनी जगह लेने के लिए प्रशिक्षित किया था, लेकिन अब उसने अपने परिवार को शर्मिंदा किया है और उसका दिल तोड़ दिया है। लेकिन राइजो उसे बूढ़ा कहकर उसका मजाक उड़ाता है। जैसे ही राइजो को खांसी के साथ खून आता है, ताकेशी देखता है कि उसके खांसने से ट्रैकिंग डिवाइस में खून आ गया है। अचानक एक बड़ा विस्फोट हुआ क्योंकि यूरोपोल एजेंटों ने परिसर में पानी भर दिया और निंजाओं पर गोलियां चला दी। मिका राइजो को मुक्त कर देता है और वह ओझुनु के पीछे चला जाता है। यूरोपोल टीम उनके गेट्स को तोड़ देते हैं और एक टीम अंदर जाती है, लेकिन ताकेशी और उसके निंजा द्वारा उसका सफाया कर दिया जाता है। फिर वह दूसरे कमरे में जाता है और देखता है कि राइजो तलवारों के साथ उसका इंतजार कर रहा है। ताकेशी ने अपने आदमियों को भेजा, लेकिन कुछ ही सेकंड में वे सभी राइजो के पैरों पर मृत पड़े थे। इसके बाद ताकेशी का सामना स्वयं राइजो से होता है। राइजो घातक सटीकता के साथ अपने कुसरगामा का प्रयोग करता है। इसके बाद ताकेशी ने राइजो को किरीटो की मौत के बारे में ताना मारना शुरू कर दिया, जो कि एक बड़ी गलती थी। जिसके बाद राइजो ने उस पर क्रूर हमलों की झड़ी लगा दी। मारे जाने से पहले उसका हाथ काट दिया जाता है। राइजो फिर खुद ओझुनु का सामना करने जाता है। मास्टर छाया में गायब हो जाता है, फिर से प्रकट होता है और बिना किसी निरर्थक हरकत के राइजो को आसानी से इधर उधर उछालना शुरू कर देता है, इससे पहले कि ओझुनु अपना ब्लेड निकाले बिना उस पर हमला कर दे। एक बार जब वह सीट से हट जाता है तो राइजो को काट दिया जाता है और उड़ने के लिए भेज दिया जाता है। मिका आता है और ओझुनु को गोली मारता है, लेकिन यह उसकी छाती को छेद देता है, जिससे वह गिर जाता है। राइजो सदमे और गुस्से में देखता है क्योंकि ओझुनु फिर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन राइजो छाया में गायब हो जाता है। अपने मास्टर की तकनीक का उपयोग करके वह शक्तिशाली हमलों से मारना शुरू कर देता है, इससे पहले कि वह उसे एक घातक झटका देकर खत्म कर दे। राइजो मीका को जलती हुई इमारत से लाता है क्योंकि बाहर की लड़ाई अंततः कम हो गई है। ये पता चला है मीका अभी भी जीवित है क्योंकि उसका दिल उसकी छाती के दूसरी तरफ है। कुछ सप्ताह बाद राइजो अंततः परिसर की दीवारों पर चढ़ने का साहस जुटा पाता है, जैसा कि किरीटो ने किया था, और मूवी इसी के साथ यहीं पर एंड हो जाती है।